दोस्तों, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी। सिद्दीकी जी ने जनाब ये सुर्खियों में हैं, और सिद्दीकी साहब सुर्खियों में क्यों हैं उस पर मैं आऊंगा, मगर एक बात साफ है कि नीतीश मोदी और अमित शाह के सियासी चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा कि 6 से 7 महीने पहले जो उनकी स्थिति थी, 6 से 7 महीने के भीतर उनके साथ ऐसा खेल हो गया कि पार्टी अब टूट की कगार पर खड़ी हो चुकी है। वैसे तो नीतीश कुमार ने पार्टी को बचाने के लिए आखिरी दांव चलाया दोस्तों, उस दांव पर भी मैं आऊंगा। हम आपको बताएंगे कि वो बहुत दिलचस्प दांव है, मगर ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। इस दांव से आगे अब बात निकल चुकी है। जिस पार्टी में एक के बाद एक करीब 100 इस्तीफे गिरे हों, उसमें नेता और कार्यकर्ता शामिल हों, उस पार्टी की क्या हालत होगी दोस्तों। अभी तो कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, नेता इस्तीफा दे रहे हैं, मगर अब नंबर विधायकों और मंत्रियों तक आ सकता है। हमारे पास जो अंदर की खबर आ रही है उसमें कई विधायक और मंत्री हैं जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने आखिरी दांव चल दिया है। उस दांव का जिक्र करें, मगर उससे पहले दोस्तों, जिनसे मैंने आपको मिलाया, ये जेडीयू के मुस्लिम नेता हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी जी वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सही समझ रहे हैं आप, यानी जेडीयू की पार्टी, नीतीश की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। उनके नेता सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उस कानून के खिलाफ जिसके समर्थन से लोकसभा में मोदी सरकार ने उस बिल को पास करवाया, नीतीश कुमार के समर्थन से। और उन्हीं जेडीयू के नेता अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सिद्दीकी वक्फ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। यानी कल तक तो बात इस्तीफों तक सीमित थी, लेकिन अब नेता कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिद्दीकी साहब बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम नेता। नीतीश का ये आखिरी दांव पर हम आए, उससे पहले जरा सिद्दीकी साहब का बयान सुन लीजिए। जो कह रहे हैं वो सुनिए जरा। नीतीश कुमार कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, अपने ही नेताओं ने एक्सपोज कर रहे हैं, सुन लीजिए। इस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विधान लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर समर्थन दिया, मुझे नहीं मालूम। जबकि इससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने कई मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पे, मुसलमानों के मुद्दे पर सक्रिय रहे। अभी क्या परिस्थिति बनी मुझे बारे नहीं मालूम कि वक्फ बिल पर दोनों सदनों में समर्थन दिया गया, लेकिन मैं जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। नीतीश को मुस्लिम वोटों की फिक्र सता रही है दोस्तों। जेडीयू को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा। दिल्ली में मोदी के साथ और पटना में मुसलमानों के साथ मुसलमानों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल होगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुसलमान तो यही पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली में तो मोदी के साथ हो और पटना में मुसलमानों के साथ। यह बात समझ में नहीं आ रही। मुस्लिम वोटों का सवाल है और जेडीयू मुश्किल हालत में है। तभी तो पार्टी के ही नेता परवेज सिद्दीकी, जो पार्टी के वक्फ कानून पर रुख है, जो समर्थन है, उसको दरकिनार करके कानून को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कह रहे हैं कि पार्टी में रहकर वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मगर दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो अपना आखिरी दांव चला है, अब उस पर भी गौर फरमाइए, बहुत दिलचस्प है। आखिर उन्हें वो करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार को यह भनक लग चुकी थी कि वक्फ बिल जैसे ही कानून की शक्ल लेगा तो इस्तीफे गिरेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक के बाद एक, और हुआ भी ऐसा। लेकिन नीतीश कुमार यह भी जान रहे हैं कि बात अब सिर्फ नेता कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहने वाली। विधायक इस्तीफा लेकर बैठे हैं, कुछ विधायक, हमारे पास पूरा इनपुट है, कुछ मंत्री हैं। ये वो मंत्री और विधायक हैं दोस्तों जिनकी विधानसभा सीट पर 40% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, 40% के आसपास। अब ऐसे में चुनाव नजदीक है और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर यही मुस्लिम वोटर गेम चेंजर होंगे, दूसरे पाले में जाएंगे। अभी तक बात कार्यकर्ताओं तक सीमित थी, क्योंकि यही मुस्लिम वोटर ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। तो नीतीश कुमार ने किया क्या दोस्तों, एक
तुरंत जैसे ही उन्हें खबर मिली कि विधायक और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक बुलाओ। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। ऐसे में फैसला लिया गया, और वो फैसला महसूस करवा रहा है कि स्थिति को संभालने के लिए ही फैसला है, और नीतीश कुमार किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। कल तक बात नेताओं की थी, लेकिन अब बात विधायक और मंत्रियों की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और मंत्री इस्तीफा देंगे तो क्या होगा? फजीयत होगी। ऐसे में फंडा निकाला, एक नहीं दो। बिहार सरकार ने जो मंत्री हैं, अब सुनिएगा, बिहार सरकार ने जो मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, उनकी सैलरी, उनके भत्ते को बढ़ा दिया अचानक। दोस्तों मैं अचानक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई मांग नहीं थी। आपने खुद इतने दिनों से देश की सियासत को देखा होगा, राज्यों की सियासत को देखा होगा। सदन के भीतर विधायक, मंत्री, नेता चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, भत्ता बढ़ाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बिहार में बिना मांगे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तिजोरी खोल दो। कैसे? अब उस पर भी आता हूं। तिजोरी क्यों? दैनिक भत्ता था 3,000 रुपए, उसे बढ़ाकर कर दिया 3,500 रुपए। कितना बढ़ाया? 500 रुपए। अभी रुकिएगा, अब इसके साथ साथ अतिथि भत्ता आता है। अतिथि भत्ता होता है जो गेस्ट होते हैं, अतिथि आते हैं, उनका जो खर्च होता है वो होता है 24,000 के आसपास, जो भत्ता मिलता था वो बढ़ाकर कर दिया 29,500 रुपए। उप मंत्री जो होते हैं उनके लिए भत्ता 23,500 हुआ करता था, उसे कर दिया 29,000। यानी सब फायदा ही फायदा। जो मंत्री उप मंत्री हैं, इनके मासिक वेतन को बढ़ा दिया गया 65,000। क्षेत्रीय भत्ता यानी कि क्षेत्र में जब जाते हैं उस भत्ते को बढ़ा दिया। 55,000 हुआ करता था दोस्तों, लेकिन वो कर दिया 70,000। दैनिक भत्ता मैंने आपको बताया। राज्य मंत्रियों के जो अतिथि भत्ता यानी कि गेस्ट के लिए, वो भी भत्ता बढ़ा दिया गया। यानी हर भत्ते को बढ़ाने की बात यहां पर की गई। यहां तक कि जो दोस्तों जब क्षेत्र में जाते हैं नेता विधायक, तो उन्हें 15 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता था। यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से वो 15 किलोमीटर चलते थे उनकी गाड़ी, उसे 25 रुपए कर दिया। मंत्रियों को 1 किलोमीटर का 25 रुपए दिया जाएगा, 25 रुपए। यानी दोस्तों कुल मिला के नीतीश कुमार ने पूरा खजाना खोल दिया। मगर दोस्तों हकीकत यह है कि जेडीयू नेता भले ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन बिहार में जेडीयू और नीतीश का दोहरा चरित्र, जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबरदस्त कंफ्यूजन है जेडीयू के अंदर। एक तरफ जहां लगातार हम देख रहे हैं आधा दर्जन मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से अभी तक इस्तीफा दे दिया, कई बड़े चेहरे नाराज बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा था दोस्तों, बड़े चेहरों को सामने किया गया था डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वहां बड़े चेहरों ने शिरकत तो की, लेकिन उन बड़े चेहरों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। कौन थे? अशफाक करीम, अफजल अब्बास, गुलाम गौस, इन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। नाराजगी कम नहीं हुई है दोस्तों, उल्टा बड़ी है। एक बड़ा दिलचस्प पहलू और बता रहा हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि ईद के बाद, यानी ईद खत्म हो गई, उसके 1 हफ्ते के बाद कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो ईद मिलन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ईद के, यानी ईद खत्म होने के बाद नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं खालिद अनवर एमएलसी जो हैं, उनके यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यह एक कार्यक्रम ऐसा लग रहा था कि डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे, संदेश देने की कोशिश कि भाई नीतीश कुमार आज भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जरूर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल खेल गए मोदी के और शाह के साथ मिलकर कि नीतीश कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा था। यानी अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। हो सकता है कि नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे की तरह हो, या फिर उससे भी बुरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।